हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एक और नई क्लास में। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो अभी 2026 में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देने वाले हैं, तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हमने यहाँ पे ले रखे हैं। जो एनटीपीसी 2025 का जो एग्ज़ाम हमारे पास में हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, इसमें जो हमारे पास में ग्रेजुएट लेवल में जो मेंस का पेपर हुआ था, उसमें मेंस में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो उसकी फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे हम लेने वाले हैं क्वांट का पोर्शन। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस सेक्शन की और देखते हैं किस तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन इसमें निकल कर आए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन आप ऑन कर दीजिएगा और बढ़िया से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो उम्मीद है भाई सारी चीज़ें क्लियर है। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आता है। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है भाई। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है हमारे पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को लेके, जिसका कंसेप्ट हमने मल्टीपल टाइम पढ़ रखा है। देखिएगा, एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल का पता लगाएं। तो काफी बढ़िया ये क्वेश्चन होता है। इसके कंसेप्ट को हम पहले समझते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, एक बार कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से इसको करने के लिए डायरेक्ट आप लिख पाएंगे और डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सपोज कीजिएगा ये जो दो बस हैं भाई, है ना, ये यहाँ से 12 मिनट के अंतराल में निकलती है। सपोज कर लीजिए पहली बस यहाँ से 8 बजे निकलती है मेरे भाई। पहली बस यहाँ से 8 बजे निकलती है, तो दूसरी बस आपकी यहाँ से निकलेगी 8:12 पे। दूसरी बस यहाँ से निकलेगी 8:12 पे। ठीक है। अब देखिएगा, हमें जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है भाई, 10 मिनट के अंतराल में मिलता है। सपोज कीजिए ये जो पहली बस यहाँ से निकली थी, ये जो पहली बस यहाँ से निकली थी भाई, ये हमारे पास किसी स्थान पे पहुंची। ये सपोज यहाँ पर पहुंच रही है, ये पहली बस हमारे पास यहाँ पे पहुंच रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बस इस व्यक्ति को मिलती है, इस व्यक्ति को मिलने के बाद में 10 मिनट बाद ये व्यक्ति हमारे पास इस दिशा में चल रहा है। तो इसके 10 मिनट के बाद में, इसके 10 मिनट के बाद में इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट का टाइम लगा। सपोज ये बस ए थी, यहाँ पे व्यक्ति को ए वाली बस मिली। अब ये वापस बस स्टैंड के तरफ चलने लगा तो इसको दूसरी बस मिलती है जो कि ये बी है। इसको अब यहाँ पे ये बी वाली बस यहाँ पे मिली, इसको बी वाली बस यहाँ पे मिल रही है, ये बी वाली बस इसको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। व्यक्ति को लगा 10 मिनट। अब देखिएगा दोनों बसों के बीच में अंतर कितने का है सर, यहाँ पे 12 मिनट का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 12 मिनट का। सपोज कर लीजिए पहली बस यहाँ से 8 बजे अगर निकली थी, मान लीजिए पहली बस इसको यहाँ पर मिली भाई 8:10 पे, 8:10 पे। ठीक है। तो दूसरी बस कब मिलेगी भाई इसको, 8:20 पे। 8:20 पे दूसरी बस से मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति तो 10 मिनट के अंतराल से मिल रहा है। अब पहली बस को देखिएगा, इस स्थान तक पहुंचने में जहां पे ये व्यक्ति पहले था, सपोज ये पॉइंट एक्स है, इस एक्स पॉइंट पे पहली बस को पहुंचने में कितना टाइम लगा, 8 बजे निकली थी, 8:10 में पहुंच गई। 10 मिनट में ये बस हमारी एक्स स्थान तक पहुंच चुकी। दूसरी बस जो 8:12 पे निकली थी, इसको एक्स पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा सर, तो इसको एक्स वाले पॉइंट पे पहुंचने में इसको टाइम कितना लगना चाहिए, 10 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि दोनों बस सही समय पे चल रही है, एक ही गति से चल रही है। तो दूसरी बस 8:12 पे निकली तो 8:22 पे यहाँ पहुंच जाएगी। और जो दूसरी वाली बस है 8:20 पे कहाँ पे पहुंची है सर, इस व्यक्ति के सामने पहुंची। तो देखिएगा ये जो दूरी हमारे पास में यहाँ पे बन रही है सर, ये जो दूरी यहाँ पे बन रही है इन दोनों बसों के बीच की दूरी, इस आदमी को चलने में 10 मिनट का समय लग रहा। और 8:20 पे बी बस यहाँ है, 8:22 पे एक्स वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगी, मतलब बस को कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट का टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो ये कंसेप्ट हमारे पास में है कि दूरी को लेके अगर हम कंसेप्ट बनाएं तो बस जितनी दूरी हमारे पास में 2 मिनट में चलेगी भाई, बस जितनी दूरी हमारे पास में 2 मिनट में चलेगी, उतनी ही दूरी में जो आदमी है
आदमी को उतनी दूरी चलने में कितना टाइम लग जा रहा है सर? 10 मिनट का टाइम यहाँ पे लग जा रहा है। 10 मिनट का टाइम यहाँ पे लग जा रहा है। तो यही कंसेप्ट हमारे पास में इस क्वेश्चन के पीछे है। तो देखिए, अगर आप कंडीशन समझ चुके हैं तो व्यक्ति चल रहा है जितना 10 मिनट में, और अगर दिशा विपरीत है 12 मिनट के अंतराल पे चल रही, तो 12 और 10 का अंतर होगा 2 मिनट। 2 मिनट लगेगा किसको? बस को। बस की गति आपके पास दे रखी है 57 इंटू 2, और देखिएगा आदमी की गति तो नहीं दे रखी है, तो स्पीड ऑफ मैन हम लेते हैं इंटू हम ले लेते हैं सर 10। चलिए तो सॉल्व कर लीजिए। 57 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा सर यहाँ पे 114, और इस तरफ से वापिस आ जाएगा 10, तो आपके पास बचेगा स्पीड ऑफ मैन। तो स्पीड ऑफ मैन की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगी सर 11.4 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? सही आंसर बन जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। सारा कंसेप्ट भी हमने इसका डिस्कस कर रखा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। सिंप्लीफिकेशन से आपके पास में क्वेश्चन आया भाई। 6 का स्क्वायर हम जानते हैं 36 हो जाएगा, प्लस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर तो ये तो 2 ही बनाएगा, माइनस रूट के अंदर 25, ये बाहर आ जाएगा 5, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, माइनस आपके पास 11। देखिए 25 11 36 होता है, 36 से 36 खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल आपके पास में 2 यहाँ पे। ठीक है भाई, ओनली आपके पास में क्या बचा रहेगा? 2 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। देखिए क्या कहता है। किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% के लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल में से 30% माल को 27% के लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। समग्र लाभ x% है, तो x का मान कितना होगा? हमसे x का मान यहाँ पे पूछा हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? तो चेन वाला सिस्टम है। देखिएगा, हमें 50% चाहिए सर यहाँ पे, मतलब हमें 1/2 भी चाहिए। 45% हमें चाहिए, तो अगर हम 5 से लेते हैं तो 9/20 भी हमें चाहिए। तो हम सिंपल सी एक वैल्यू मान लेते हैं। सपोज कीजिए टोटल जो प्रोडक्ट थे भाई इसके पास में, टोटल जो आइटम्स थे वो इसके पास में 200 थे। टोटल आइटम हम ले लेते हैं सर, इसके पास 200 आइटम थे। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले ली, 100 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 50%, 50% मतलब इसका आधा, तो 50% मतलब 100 आइटम इसने अलग बेच दिए। अब बचे हमारे पास में 100। शेष माल में से 30%, जो 100 बचा हुआ है उसका 30%, 30 ही हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और बचे हुआ जो भी शेष है, अब उसको, शेष कितना बचा सर? 70 बचा। शेष हमारे पास 70 बचा हुआ। इन 3 प्रकार में हमने 3 संख्या में आइटम्स को बेचा हुआ है। पहले जो बेचा इस पे हमें कितना मिला सर? 45% मिला। तो 100 का 45%, सभी वस्तुओं की लागत अगर 1 रुपए है और कुल वस्तुएं हमने 200 खरीदी, तो टोटल जो सीपी हमारे पास में होगा वो कितना होगा? 200 रुपए का। टोटल सीपी हो जाएगा 200 रुपए का। तो देखिए 100 वस्तुओं पे 45% का लाभ कमाया, 100 वस्तुओं की लागत मूल्य 100 रुपए, 45% का लाभ कमाया, इसका मतलब यहाँ से 45 रुपए इसने कमा लिए। आगे शेष माल में से 30% को 27% के लाभ पे, यहां से इसको कितना मिला भाई? 27% का लाभ मिला। 30 वस्तुओं की लागत मूल्य 30 रुपए, 27% का लाभ मिला 810, 810/100। इसका मतलब यहां से जो इसको लाभ हुआ सर 8 रुपए 1 पैसे या 8 रुपए 10 पैसे का लाभ हुआ। तथा अभी भी शेष माल को 43% की हानि पे बेचा। जो बचे हुए 70 आइटम है इस पे इसको 43% का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। सॉल्व कर सकते हैं। 7 3 21 का 1 बचेगा 2, 7 चौका 28 और 2 30। इसका मतलब 30 रुपए 1 पैसे का यहाँ से क्या हो गया? नुकसान हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट देखिएगा कितना हो जाएगा सर इसका? तो 30 - 8 22, 22, और अगर इसमें से हम कम करते हैं सर यहाँ से, तो आपके पास में बचा रहेगा कितना? 23 रुपए। आपके पास में यहाँ पे बचा रहेगा मात्र 23 रुपए का क्या हुआ? इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। सभी को जोड़ दीजिएगा, 23 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। अगर प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है तो प्रॉफिट हुआ हमारे पास 23 रुपए का, लागत हमारे पास में थी सर कितनी? 200 रुपए की, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा सर? 100%। तो परसेंट में वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। 23 को काटते हैं तो 11.11 दूनी 22 और 5, 11.5% का ओवरऑल क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है 11.5% का। तो 11.5%, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाना था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास में, सिंप्लीफाई करते हैं सर।
तो 72 डिवीजन में, ये तो ब्रैकेट है, ये तो बाद में सॉल्व होगा। 6 से 12 दो बार ही आपका कट जाएगा। 3 और 9 आपके पास हो जाएगा सर ये 12। 5 और 5 10, 10 10 और 5 और 2 7, 10 माइनस 7 3 आपके पास में बचेगा। 12 माइनस 3 अगर हम करते हैं तो आपके पास में बचा रहेगा 9, 9 दूनी 18 आपके पास में यहाँ पे बनेगा। सो 72 और ब्रैकेट के अंदर अगर हम बात करें तो 72 डिवाइडेड बाई 18, तो रिजल्ट कितना बन जाएगा सर? 4 आपके पास में बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिएगा, उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। बढ़िया सा सवाल देखिएगा क्या कहता है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 70, 56 और 42 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर आप इन नंबर्स को देखते हैं गौर से, अगर आप देखते हैं तो सारे नंबर्स आपके पास 14 के मल्टीपल हैं। 14 इंटू 5, 14 इंटू 4 और 14 इंटू 3। तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हुआ 3 4 और 5 का। 3 4 और 5 अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू सेट हो जाएगी आपके पास। क्या यहाँ पे हो जाएगा 70, ये एक आप ले लीजिए 56, एक ले लीजिए 42, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास में। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान हमारे पास में हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या हम कह सकते हैं आधार गुणा लंब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा सर, वो आपके पास बन जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा सर 42, इंटू आपके पास हो जाएगा 56। इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 21 बार। 21 छिंग 126 का 6 बचेगा 12, 21 पंचे 105 और 12 117। तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में यहाँ पे एरिया इसका बन जाएगा। आसान था ये सवाल, तो उम्मीद है आपने इसको बिल्कुल अटेम्प्ट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है सर आपसे। 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 70 है और 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 है। यदि दोनों समूहों के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिएगा हमारे पास में दो अलग अलग ग्रुप हैं। 30 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, इनका एवरेज 70 का है भाई, और 20 विद्यार्थियों का एक अलग समूह है, इनका जो एवरेज है वो कितने का है भाई? 80 का है। ये हमारे पास में औसत है। अगर हम विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात लेते हैं तो देखिए 3:2 में हमारे पास विद्यार्थी है, हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है। तो ये 3 लोगों का औसत 70 है, 2 लोगों का औसत 80 है। इस 80 को भी हम बना लेते हैं भाई, कैसे? 70 + 10 लिख के, 70 + 10 लिख के। तो अब देखिए दोनों के पास में जो नया एवरेज हमारे पास बनेगा दोनों को मिक्स करने पे, 70 तो दोनों जगह है, 70 तो होगा ही होगा भाई हमारे पास में। बस ये जो 10 नंबर एक्स्ट्रा है वो कितने लोगों के पास है? 2 लोगों के पास में 10 नंबर एक्स्ट्रा है। और ये जो नंबर्स हैं वो 3:2, इसका मतलब टोटल 5 लोगों में वितरित हो जाएंगे। 5 लोगों में वितरित हो जाएंगे तो 5 दूनी 10, तो आपके पास में कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? 70 और 2 दूनी 4। आपके पास जो एवरेज बनेगा सर, वो एवरेज कितने का बन जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे आपके पास में 74 का बन जाएगा। ठीक है, 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 और 20 विद्यार्थियों का 80 है। ठीक है, 10 दूनी 20, 20 और 5 आपके पास में एवरेज हो जाएगा सर 74 का। आई होप यहाँ तक चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी। आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा, बढ़िया सवाल है भाई। वस्तुओं x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:7 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया और वस्तु y को बेचने पे 11% की हानि हुई। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओवरऑल एवरेज का ही ये कंसेप्ट हमारे पास में हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 3:7 में इनके क्रय मूल्य का अनुपात है और एक पे हमें लाभ मिल रहा है 14% का और एक पे हमें हानि हो रही है भाई 11% की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ले सकते हैं, वैसे भी किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए 3:7 में है, सपोज 300 रुपये यहाँ से ले लेते हैं और दूसरे का कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं भाई 700 रुपये। पहले पे आपको 14% का लाभ मिलता है, 14% का लाभ मिलता है, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में 14×3 42 रुपये का हमें क्या हो गया सर? फायदा हो गया।
सेकंड में देखिएगा 11% की हानि होती है। यहाँ से हमें 11% का नुकसान हो जाता है भाई। 11% का नुकसान हो जाता है मतलब -77 रुपए हमारे पास में नुकसान में चले गए। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कितने का नुकसान हुआ मेरे भाई, 35 रुपए का हमारे पास में नुकसान हो गया। ओवरऑल अगर बात करें तो 35 रुपए का हमारे पास में नुकसान हो गया। हमसे परसेंट वैल्यू ही तो पूछी है, तो देखिए 35 रुपए का नुकसान हुआ। लागत कितनी थी कुल, 300 और 700, 1000 रुपए की लागत थी। और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। 0000, इसका मतलब 3.5%। और कंडीशन कौन सी है सर हमारे पास, नुकसान हो रहा है हमारे पास में, तो 3.5% की हमें क्या हो गई, हानि यहाँ पे हो चुकी है। टोटल जो लॉस हुआ है वो 3.5% का ओवरऑल हमारा लॉस यहाँ पे बना हुआ है सर। आई होप ये भी बढ़िया से क्लियर है सर। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा ये तो बेसिक क्वेश्चन आया था हमारे पास। 7 × 11 × 13 और इसकी पावर -8 है सभी में, सभी जगह पावर -8 है। हम जानते हैं a की पावर n गुना b की पावर अगर n होता है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती उससे। अगर हम तीनों की पावर को कॉमन कर लें तो हमारे पास कितना बचेगा सर, 7 × 11 × 13 और इसकी पावर हो जाएगी सर हमारे पास -8। 7 × 13 × 11 हमारे पास में होता है 1001 और इसकी पावर हो जाती है सर -8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 1/1001 टू द पावर 8, 1/1001 टू द पावर 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा सर। आई होप यहाँ तक चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कहता है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है। तो दो प्रकार से हम डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं। पहला डिस्काउंट हमने डायरेक्ट दे दिया भाई, कितने का, कि आप 10% तो डिस्काउंट ले लीजिए, 100 की चीज हमने पहले ही 90 में दे दी। लेकिन एक और कंडीशन हमने दे दी कि अगर 15 वस्तुएं खरीदते हैं तो 4 वस्तुएं और हम आपको फ्री दे देंगे, मतलब 15 के पैसे दीजिए, 19 वस्तु आप लेकर चले जाइए। ठीक है। और पूरे लेन देन में 35% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, मतलब ग्राहक ने 15 वस्तुएं तो खरीदी हुई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें यहाँ पे बतानी है। तो दोनों कंडीशंस हमें यहाँ पे अब सेट करनी पड़ेगी। चलिए अब इसको जमाते हैं। पहले हम डिस्काउंट को लेके काम करते हैं। देखिए हमने दो डिस्काउंट दिया है भाई, दोनों को हमें ऐड करना होगा। पहला डिस्काउंट तो हमने दिया सीधे 10% का, सीधे 10% का। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं, 1/10 का हमने डिस्काउंट दे दिया। दूसरा डिस्काउंट हमने वस्तुओं के रूप में दे रखा है। दूसरा डिस्काउंट हमने दिया कि 15 वस्तुएं खरीदें और 4 क्या करें भाई, फ्री में ले जाएं। 15 वस्तुओं की खरीदी पे 4 वस्तुएं फ्री में ले जाएं। तो इसको अगर हम डिस्काउंट में कन्वर्ट करें तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से बनाई जा सकती है। फ्री में आपको मिल रही है भाई 4 और टोटल आपको कितनी मिल रही है, 15 और 4 19। फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100 करें, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि दोनों डिस्काउंट हमें ऐड करना है तो अब हम यहाँ से बना सकते हैं सर दोनों के लिए मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का वैल्यू, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का वैल्यू। देखिएगा पहला डिस्काउंट 1/10, इसका मतलब 10 रुपए अगर कीमत थी, एक कम करके हमने 9 रुपए कर दिया। दूसरा डिस्काउंट 4/19, 19 रुपए कीमत थी, 4 रुपए कम करके हमने 15 कर दी। दोनों सक्सेसिव होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका मतलब मार्क प्राइस अगर 190 रुपए था तो हमने कितना कर दिया भाई, 135 रुपए हमने कर दिया, 135 रुपए हमने कर दिया। आगे देखिए कंडीशन दे रखी है, पूरे लेन देन में उसे 35% का लाभ होता है। इसका मतलब सीपी से एसपी की वैल्यू अगर हम बात करें तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है सर तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 135 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों जगह पर देखिएगा सेलिंग प्राइस तो बराबर है, दोनों अनुपात अगर ऐड करने हैं तो सेलिंग प्राइस तो बिल्कुल सेम है सर, 135 दोनों जगह है। तो अब हम यहाँ पे जमा सकते हैं कंडीशन को। देखिएगा तो सीपी हमारे पास में आ गया भाई, सीपी कितना है 100, मार्क प्राइस कितना है भाई 135, सॉरी 190, और सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 135 का है, सेलिंग प्राइस 135 का है। दोनों जगह रेशियो बराबर था, एसपी सेम था, हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया।
आपसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए सीपी से ये जो मार्क प्राइस है ये कितना ज़्यादा है सर, 100 से 190। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में कितने परसेंट ज़्यादा है दोस्त, तो 90% हमारे पास में यहाँ पे मार्क प्राइस हमने बढ़ाकर लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, बढ़िया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है। 39 का डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। तो देखिए 39 से विभाज्यता चेक करने के लिए 39 को हम पहले तोड़ते हैं। संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और संख्या 13 से भी कटनी चाहिए। तो 3 का नियम तो आसान है, हम लगा सकते हैं भाई। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 5 20 4 24, 3 से तो ये कट जाता है। 6 और 2 8 5 13, 13 और 6 19 और 1 20 3 23 और 9 31, ये नहीं कटता। 6 4 10 और 14 24, 6 30, ये कटता है। 6 4 10 7 17 1 18, ये कटता है। 3 वैल्यू हैं जो हमारे पास में कट रही हैं भाई 3 से। अब हम इसको काटते हैं, देखिएगा 13 से। 13 से इसको काटिएगा, 13 चौका 52, ये तो कट जाएगा भाई। 10 105, 13 अट्ठे 104, 10 भाग नहीं जाएगा, 13 अट्ठे 104 और 13 चौका 52। हाँ, ये 13 का मल्टीपल भी है भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हमारे पास में है। दो कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है, दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। उनके तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। पहले वाले का वेतन जो 3 रुपए था, इसको बढ़ा के हमने कितना कर दिया भाई, 10% की वृद्धि कर दी, मतलब 110% कर दिया। दूसरे वाले का जो वेतन 4 इकाई था, इसमें हमने कितना बढ़ा दिया सर, 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब 120% कर दिया। 120% हमने इसको कर दिया। ये 0 0 और ये कट जाएंगे भाई। देखिएगा 3 से हम इसको काट सकते हैं 4 बार, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा सर, 11:16 हमारे पास में नया अनुपात यहाँ पे बन जाएगा। दोनों के वेतन का जो नया अनुपात होगा वो 11:16 हमारे पास में हो जाएगा। आई होप ये बढ़िया से क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्त। देखिएगा बेहतरीन सा सवाल हमारे सामने है, बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बनाते हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब आधार के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, हमें यहाँ पे आधार के क्षेत्रफल को लेके बात करनी है। तो कंडीशन पहले समझते हैं भाई। देखिएगा क्या कहना चाहता है। हमारे पास में सबसे पहले तो एक बेलन था, इस बेलन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, इस बेलन से हमने दो शंकु का निर्माण कर दिया। आयतन का अनुपात दे रखा है, हम आयतन को लेके यहाँ पे काम करेंगे, बट पहले क्वेश्चन की फील लीजिए। हमने सबसे पहले भाई इसको तोड़ के दो शंकुओं में हमने बदल दिया। अब जो हमसे पूछ रहा है कि इसके जो आधार का क्षेत्रफल है, देखिए आधार इसमें दो होंगे, ये दोनों आधार का क्षेत्रफल और ये दोनों आधार के क्षेत्रफल में पहले जो आधार का क्षेत्रफल था और अब जो दोनों आधार का क्षेत्रफल है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे पास में हो रही है, ये हमें निकालना है। तो ये कंडीशन हमसे सवाल कहता है। पहला जो हमारे पास में बेलन था, इसका अगर हम आयतन की बात करते हैं, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो सारी जानकारी दे रखी, देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 14 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी 7 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई की बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर हमारे पास ऊंचाई है। ठीक है, अगर हमने इसको वॉल्यूम निकालते हैं तो पाई एज इट इज रखते हैं, आर का स्क्वायर हो जाएगा सर हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 और 20, इसका मतलब टोटल जो आयतन होगा वो हमारे पास हो जाएगा 980। और पाई में ही रहने दीजिए क्योंकि परिवर्तन निकालना, पाई हर जगह आएगा तो वो कट जाएगा। 980 हमारे पास में पाई था, इसको हमने 3:4 में डिवाइड कर दिया सर, 3:4 में डिवाइड कर दिया मतलब 7। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 14 140, 14 3 42, 420 पाई इसका आयतन हो जाएगा और 14 चौक 56, 560 पाई हमारे पास में इसका आयतन हो जाएगा। दोनों का आयतन भी हमारे पास में आ गया। अब इन दोनों शंकुओं का अगर आयतन आ चुका है तो देखिए हमारे पास में हाइट तो दोनों की 35 है, हाइट दोनों की क्या है भाई 35 है।
हमें क्या चाहिए, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, त्रिज्या यहाँ पे चाहिए। तो दोनों की हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। और आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर के रूप में होगा। तो केवल आर स्क्वायर का भी अगर मान निकल जाए तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं। तो पहले वाले शंकु के हिसाब से हम सोचते हैं, तो देखिए पहले वाले शंकु का अगर हम आयतन लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दे रखी भाई, 35 हमारे पास में दे रखी, बराबर कितना होना चाहिए मेरे भाई, 420 पाई होना चाहिए। 420 और पाई हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, देखिए पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 दूनी 70, 7 छिंग 42, 7 और 6 ये कटेगा 12 बार। तो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 3 12 के 36 हो जाएगी। तो पहले वाले के लिए हमारे पास में आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया सर, यहाँ पे पहले वाले के लिए आर स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 36 हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए गणना करते हैं वापिस से, तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर बराबर हमारे पास में है भाई 560 पाई। एच भी हमें लेना होगा, तो एच हमारे पास 35 है, और ये बराबर हो जाएगा 560 पाई। तो 7 8 16 बार ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पाई से पाई भी कटेगा तो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सेकंड वाले के लिए मिल जाएगा 48, सेकंड वाले के लिए मिल जाएगा आर स्क्वायर आपके पास में 48। ठीक है, 4 करनी 3 भी हम इसको लिख सकते थे, बट नो नीड, दोनों के लिए आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब हम आ जाते हैं भाई पहले और बाद में हमारे पास में पृष्ठीय क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल। देखिए अब यहाँ पे अगर हम आधार के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो जो हमारे पास आधार था, इस आधार का क्षेत्रफल अगर हम ले लेते हैं भाई यहाँ पे, तो आधार का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 36 पाई और 48 पाई। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 36 पाई और प्लस आपके पास हो जाएगा 48 पाई। टोटल ऐड कर देते हैं भाई इसको, देखिएगा 40 40, तो यहाँ पे टोटल 36 38, 12 चौका 12 तिया 12 साते 84 पाई हमारे पास में हो गया। तो बाद में जो आधार बने दोनों, इनका जो क्षेत्रफल बना वो 84 पाई बन गया। पहले देखिएगा आधार का क्षेत्रफल कितना था भाई, शुरुआत में अगर हम यहाँ पे आधार की बात करते हैं तो यहाँ पे तो 2 आधार थे हमारे पास में, त्रिज्या हमारे पास में 7 थी, तो कुल आधार का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल आपके पास में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 दूनी 98 पाई, 98 पाई। तो देखिएगा पहले क्षेत्रफल आपके पास में था सर 98 पाई, और अब आपके पास में क्षेत्रफल हो गया कितना मेरे भाई, 84 पाई हो गया। तो क्या हुआ है, क्षेत्रफल देखिएगा कम हो गया है। कितने से कम हो गया भाई, तो 14 पाई आपके पास में कम हो गया है। पहले आपके पास में था 98 पाई, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 से ये सीधे सीधे 7 बार कटेगा, और 100/7 आप जानते हैं 14/2/7%। 14/2/7% की क्या हो गई भाई, बेस एरिया में कमी हो चुकी है। 14/2/7% की कमी हमारे पास में यहाँ पे हो चुकी है। बढ़िया सवाल था, आई होप ये क्लियर हो चुका है भाई। चलिएगा दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा बेहतरीन सा एक और सवाल हमारे पास में है। ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 10%, 45% और 10% कम होती है। ठीक है, 3 बार तो हमने कम कर दिया भाई, 3 बार हमने कम कर दिया। तो देखिए पहले 10 और 10 को ऐड कर लेते हैं। अगर 10 और 10 को ऐड करते हैं, कमी करना है, तो -10 और प्लस हो जाएगा सर 10 × 10/100, 10 × 10/100, ये हो जाएगा -20 + 1, मतलब 19% तो यहाँ से कम हो गई। ओवरऑल 19% यहाँ से कम हो गई। अब सेकंड हम इसको ऐड करते हैं 45% के साथ में, या इसको ऐड कर देते हैं 45 और 65 को अलग से ऐड कर देते हैं, बट वैल्यू तो यहाँ से भी बड़ी ही आएगी। चलिए कोई नहीं, तो 19 को 45 के साथ में ऐड कर देते हैं, -19 -45, और आपके पास में हो जाएगा +19 × 45/100 हो जाएगा। 5 से काटिएगा 9 बार, 5 से काटिएगा सर 20 बार, 19 9 के 171/20, और ये आपके पास में हो जाएगा सर 64, माइनस का 64 प्लस 19 नाम है 171, और बटे में आ जाएगा 20, इसको 2 से काट के दशमलव लगा दीजिए। माइनस का 64 प्लस 2 से काटिएगा, 2 अट्ठे 16, बचेगा 11, 2 पंचे 10.2, मतलब 8.5 की हम यहाँ पे मान सकते हैं। 64 में से अगर हम 9 कम कर देते हैं तो आपके पास बचेगा सर कितना, माइनस का
55.5%, यहाँ से कम हो गया -55.5%। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे हमसे कहा है सर, और चौथे महीने 65% बढ़ जाती है, तो -55.5, 55.5 प्लस, अब आपने यहाँ पे बढ़ा दिया 65, प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा सर, 65 इंटू 55.5 और बटे में आ जाएगा 100। इन दोनों को एडजस्ट करते हैं तो यहाँ से आपके पास में देखिए +9.5 तो यहाँ से आ जाएगा, और माइनस में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काटिए 13 बार, 5 से काटिएगा 20 बार, 5 से काटिएगा 11.1 बार, 5 से काटिएगा 4 बार, 13 कम 13, 3 हासिल 1, 13 इंटू 11, 143, 144, एक संख्या बाद नीचे आ जाएगा 4, तो 9.5 आपके पास प्लस का, माइनस 4 से काटिएगा इसको, 4 3 12, आपके पास बचेगा 24, 36, 36 और 0.3 है, 30 लगाया इसमें, 30, तो 4 सत्ते 28, लगभग 36.7 हमारे पास में आ जाएगा। तो 26% के आसपास हमारे पास में यहाँ पे रिमाइंडर बचा रहेगा, 26-27% के आसपास हमारे पास में यहाँ पे रिमाइंडर बचा रहेगा। काफ़ी दूर दूर ऑप्शंस हैं, आप लगभग में लेके इसको काम कर सकते थे, या फिर डायरेक्ट आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ओवरऑल आप डायरेक्ट ही लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे कैसे आप लिख रहे होते भाई, कि शुरुआती मूल्य से आप अंतिम मूल्य पे निकल जाते। शुरुआती मूल्य अगर 100 रुपये था, तो देखिए पहली बार आपने 10% की कमी करी, इसका मतलब 9/10 कर दिया। अगली बार आपने 45% की कमी करी, 45% 9/20, 45% की कमी कर दी, है ना, तो आपने 55% कर दिया, 11/20 आपने कीमत कर दी, जो भी कीमत बची हो। उसके बाद वापिस से 10% आपने कम कर दिया, तो 9/10 आपने कर दिया, और फिर आपने क्या किया, 65% बढ़ा दिया, तो 165/100 आपने यहाँ पे कर दिया। इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी घटी हुई कीमत की, फिर जो कमी होगी 100 में से आप उसको निकाल सकते थे। काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब देखिएगा एग्जाम बड़ा है, 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला देखिएगा क्या कहता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात WXYZ, आपके पास अनुपात दिया है 2 3 3 4 का। टोटल अगर निकालते हैं 2 3 5 5 4 9 3 12 इकाई हमारे पास में कोण है भाई, और इस 12 इकाई चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। तो एक कोण हो जाएगा भाई कितने का, 30 डिग्री का, एक कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। तो x का जो मान है वो 2 इकाई है, तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। 2 इकाई का मान हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आई होप ये भी बढ़िया से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, अगला देखिएगा। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है, क्रमागत पूर्णांक है, औसत 12 है। इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 5 पूर्णांक ले लीजिए, ये हमने 5 पूर्णांक ले लिया। हम जानते हैं भाई अगर रेगुलर है तो औसत हमेशा सबसे बीच में रहेगा, तो 5 संख्या है, बीच में आएगी तीसरी संख्या, इसका मान 12 है। तो इसके बाद के क्रमागत पूर्णांक 13 और 14 हो जाएंगे, इसके पहले के क्रमागत पूर्णांक 11 और 10 हमारे पास हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो पूर्णांक बनेगा वो हमारे पास में 14 यहाँ पे बन जाएगा सर। आई होप ये भी बढ़िया से क्लियर हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा क्या कहता है भाई। यदि कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरियों को तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। हमें एवरेज स्पीड बतानी है और दूरी हमारे पास में समान है। जब हमारे पास में दूरी समान होती है और 3 अलग अलग दूरियों को हम तय करते हैं, तो यहाँ पे जो औसत चाल बनती है सर, वो हमारे पास में कितनी बनती है। तो एवरेज स्पीड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एवरेज जो स्पीड हमारे पास होती है वो हमारे पास होगी 3XYZ, 3XYZ अपॉन में हमारे पास पेयरिंग आ जाती है, XY प्लस YZ और प्लस हमारे पास ZX हो जाता है। जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए तीनों की, तो 19, 8 और 5 है, 3 गुणा 19 इंटू 8 इंटू 5, ये हमारे पास हो जाएगा। नीचे देखिएगा पेयर आ जाएंगे, 19 8, अगर हम 38 कम करते हैं तो आपके पास में बचेगा 152, 152, 19 8 58 40 और 19 5 95 और हो जाएगा सर। टोटल मल्टीप्लाई कीजिए, 19 दिया 57 इंटू आपके पास हो जाएगा 40,
नीचे ऐड कर दीजिए भाई, 5 और 2 7, 9 और 4 13, 15 13 28, 287 आपके पास हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 200 तो ये हो जाएगा, 50 चौका 200 और 7 चौका 28, 2280 आपके पास हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 287, ये 300 के पास है, लगभग 7 बार तो भाग चला जाएगा भाई, 7 बार तो भाग चला जाएगा। सती सती 49, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। सारे ही ऑप्शन आपके पास में इसी तरीके से हैं, तो 1 तो आपके पास बचेगा। डिवाइड में आपके पास 287 बचने वाला है, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए कितना बचेगा, 2280 आपके पास यहाँ पे है। 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, सती सती 49, 9 4, सती अठी 56 4 60, 0 6, 7 दूनी 14 और 6 20, तो आपके पास में बचा रहेगा भाई 271, तो यहाँ पे बचेगा 271 आपके पास में, 271/287, तो ऑप्शन हो जाएगा 7 सही, 271/287, ऑप्शन नंबर सी। वैसे 7 से ही हमारा क्लियर हो चुका था। आई होप ये भी बढ़िया से क्लियर है भाई। थोड़ा सा अटपटा कह सकते हैं क्योंकि डेटा ऐसा आ रहा है एवरेज स्पीड का जो कि कॉमन नहीं आता है, बट सवाल ठीक है, कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या कहता है। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है। इसका मतलब हमने जो अंकित मूल्य लिखा वो 15% बढ़ाकर लिखा और 8% का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो नेट प्रतिशत वृद्धि, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है। तो सिंपल निकाल सकते हैं, हम जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो डिस्काउंट और मार्कअप परसेंट का सक्सेसिव हमारे पास में होता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं सर, तो देखिए हमने मूल्य 15% बढ़ाया, प्लस का 15, 8% घटा दिया, माइनस का 8, माइनस आपके पास हो जाएगा 15 इंटू 8 और नीचे आ जाएगा सर आपके पास 100। 15 में से अगर हम 8 घटाते हैं दोस्त, यहाँ 7 बचेगा, 15 अट्ठे 120/100, तो माइनस हो जाएगा 1.2। सो ओवरऑल जो आपके पास प्रॉफिट होगा 5.8% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। ओवरऑल जो वृद्धि होगी वो 5.8 की आपके पास में होने वाली है। आई होप ये भी बढ़िया से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सवाल कहता है संगत भारांकों 29 87 15 26 18 का उपयोग करके संख्याओं 17 12 23 45 और 301 का भारित औसत ज्ञात कीजिए। वेटेड एवरेज निकालना है। संख्या है हमारे पास 17 12 23 45 और हमारे पास है सर 301। इनका जो भारांक है, मतलब ये कितनी बार आ रखी है, 29 बार, ये आया सर 87 बार, यहाँ पे आ रखा 15 बार, 26 बार और 18 बार ये आ रखी है। ये इनकी फ्रिक्वेंसी हो गई। सपोज ये x है तो ये इनकी हमारे पास फ्रिक्वेंसी हो गई। हमें क्या चाहिए होता है सर, fx चाहिए होता है और हमें f का भी सम चाहिए होता है। तो जस्ट इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं भाई। चलिए तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 17 इंटू 29, तो 17 तिया 51, 510 और 510 में से अगर 17 कम कर देते हैं तो 493 हमारे पास में यहाँ पे बन जाएगा। 12 साते 84 का 4 बचा 8, 12 अट्ठे 96, 96 और 8 अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 104, तो 1044 यहाँ पे बन जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 तिरी 45, 5 4 15 दूनी 30 4 34, 345 ये हो जाएगा। 26 और 45 तो 9, 13 9 के 117, 1170 ये हो जाएगा। 18 301, 18 तिरी 54, 18 कम 18 8, 18 18 तिरी 54, यही भर सबसे बड़ा वैल्यू आई। सबको ऐड कर दीजिए, 4 3 7 और 8 15 5 20, आपके पास 0 2 2 और 9 11, 11 11 और 8 19 और 1 20 6 26 26 और 1 27 7, 2 बचेगा, 2 और 4 6 6 और 10 16 17 18 19 19 और 1 20 10 30 30 30 और 54 84, 8470 टोटल। इसका भी ले लीजिए भाई, एफ का भी। तो देखिएगा 9 7 16 16 4 20 21 21 6 27 27 और 8, 35 5 3 और 1 4 2 6 7 7 8 15 और 2 17, 175 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अब औसत की बात करते हैं, वेटेड एवरेज की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8470 डिवाइडेड बाई हो जाएगा सर 175। इसको अब आप काट दीजिए, 5 से ही काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरल हो जाएगा। 5 तिरी 15,
15 और 5 25, 5 से काटिएगा, 5 16 के 80, 5 9 के 45, 5 चौका 20। अब नहीं कटेगा भाई, 35 से ही काटना पड़ेगा। 7 7 दूनी 14, तो 4 बार, 4 बार, फिर 8 बार, 48 48। ठीक है, आंसर तो आ गया 48.4 तक, और ये चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सर। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के मेंस में भी आया है और ग्रेजुएट लेवल के मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों के मेंस में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। देखिएगा, धारा की दिशा में चाल 125 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की विपरीत दिशा में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, जाने में और वापस आने में टोटल टाइम लग रहा है 25 घंटे का। तो आपसे पूछ रहा है नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। टोटल डिस्टेंस हमें निकालनी। सपोज डिस्टेंस हमारे पास डी है, तो देखिए पहली बार अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, धारा की दिशा में जाता है, तो गति होगी 125 से, तो यहाँ पे समय लगेगा कुछ। वापिस वो अप स्ट्रीम आता है 25 की स्पीड से, तो भी कुछ समय लगेगा। और टोटल जो समय लग रहा है सर वो हमारे पास दे रखा है 25। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 125, तो यहाँ डी बनेगा, यहाँ 5D, इसका मतलब 6D अपॉन 125 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 25, इक्वल्स टू हो जाएगा 25। यहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल सकते हैं सर, तो 25 इंटू 125 और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा। आपको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, तो आपको निकालना है नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या होगी, डी किलोमीटर ये गया था, डी किलोमीटर ये वापिस आया, कुल दूरी हो जाएगी 2D। तो आप 2D की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए 2D की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारे पास में, तो यहाँ पे 2D की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना 25 गुना 125 और बटे में आ जाएगा सर 6। तो 6 तो कट जाएगा आपका, 2 से ही कट जाएगा 3 बार। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 25 और 25 25 625, 625 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 31 25, 31 25 और नीचे आपके पास आ जाएगा सर 3, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3। इसको डिवाइड करते हैं, देखिएगा 3 दहम 30 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, बचेगा 2, नीचे आ जाएगा 3। तो 1041 2/3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा सर। तो बढ़िया क्वेश्चन था भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें वैल्यू निकालनी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमारे पास में है भाई। तो ये तो 5/2 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए नीचे सॉल्व करेंगे, 7 + 5 12/7 पलट के हो जाएगा सर 7/12 एंड माइनस हमारे पास 3/2 हो जाएगा। इन दोनों को पहले एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सर 7/12 और 5 में से 3 जाएगा मेरे भाई, हमारे पास में बचा रहेगा प्लस 2/5 में से 3 अगर हम घटाते हैं 2/2, तो ये तो 1 ही बन गया। तो 7/12 एंड प्लस 1, तो 12 ऊपर जाएगा, 12 और 7 19, 19 बटे कितना हो जाएगा 12, 19/12 हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है। अगर हम बात करें शुरुआत से, तो CBT 1 में भी आया था भाई प्रोपोर्शनैलिटी को लेके क्वेश्चन, यहाँ पर भी आ गया रेशियो प्रोपोर्शन। x y³ - 1 की व्युत्क्रमानुपाती है। तो x व्युत्क्रमानुपाती है सर 1/y³ - 1 के। अगर हम यहाँ से इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो x बराबर एक कांस्टेंट लेते हैं k, एक कांस्टेंट ले लेते हैं सर k, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा y³ - 1। हमारे पास ये x को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है भाई, है ना। अब देखिएगा हमारे पास आगे कंडीशन दे रखी है, जब y बराबर 4 तो x बराबर 6। तो y इक्वल्स टू अगर हम 4 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या होता है सर 6, जस्ट इसमें पुट कर दीजिए 6 इक्वल्स टू k/4³ और -1, 4 की पावर 3 हो जाएगा 64 - 1 63। तो k का जो वैल्यू होगा सर वो हमारे पास हो जाएगा 63 इंटू कितना हो जाएगा 6 हमारे पास में हो जाएगा। ये k का वैल्यू आ गया। अब देखिए वापिस से पूछा y बराबर 8 हो तो x का वैल्यू बताइए। तो x का वैल्यू बताना है तो k का मान तो आ चुका है सर हमारे पास 63 माइनस और आपके पास में इंटू 6, 63 इंटू 6, नीचे देखिएगा कितना है y बराबर 8 आपको पुट करना है, तो 8 की पावर 3 एंड -1 हो जाएगा सर। तो 63
इंटू 6/8 अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 512। 512 माइनस 1 करते हैं तो 511 आ जाएगा। देखिए 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 9 बार, सती सती 49, 7 दिया 21, तो आपके पास बचेगा सर 9 छिक्के 54 और बटे आपके पास कितना बचा रहेगा 73। 54/73 ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा क्या कहता है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका HCF 5 है, उनका LCM क्या होगा। देखिए दो जो संख्याएं हैं सर वो हमारे पास A:B में है और HCF दे रखा है 5। तो जो हमारे पास LCM होता है सर वो हमारे पास में होता है कितना, A:B क्या हो जाता है सर, HCF हो जाता है, या LCM/HCF बराबर होता है A:B के। जस्ट A और B को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 5×4 और HCF 5 है तो 5 चौका 20 पंचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा सर, डी ऑप्शन जो कि 100 है हमारे पास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हमसे यहाँ पे कहा गया है, इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 से इसको काट दीजिएगा। देखिए पहले हम डेसिमल पूरा हटा देते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 848 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, ऊपर एक जीरो जाएगा, नीचे आपके पास में 3 जीरो आ जाएंगे, इनटू आपके पास 1/2 भी आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। 8 से ये कट जाएगा 100 बार और 8 से ये कटेगा सर 106 टाइम। 2 से काटिएगा ये कैंसिल आउट होगा 53 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू बनेगी 0.53। यहाँ पे निकालिए 125 डिवाइडेड बाई 2.5 हम इसको कर सकते हैं और 2.5 इंटू 0.4, चलिए लिख लेते हैं भाई। 125 डिवाइडेड बाई 25, तो एक जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, मल्टीप्लाई बाई 4/10 ये हो जाएगा हमारे पास में। एक जीरो 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 से ये कटेगा सर एक बार तो 1000। 5 से काटिएगा दोस्त इसको, तो 5 से अगर हम काटते हैं तो 250 बार। ठीक है, चलिए 4/250, इस तरीके से तो हम फंस जाएंगे, नीचे 100 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओहो 1000, 5 चौका 20/1000, तो आपके पास में ये तो सिंपल ही बन गया ना, 20/1000, 2/100, 0.02, जस्ट ऐड कर दीजिए 0.55 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा क्या कहता है आपसे। 977,340 किससे विभाज्य है ये हमें बताना है, ये किससे कटेगा। तो देखिए लास्ट में जीरो है भाई, इवन नंबर होना चाहिए, जीरो है हमारे पास, 34, 35, 34, 37 से नहीं कटेगा, एक चीज तो एलिमिनेट हो गई। चलिए 37 खुद प्राइम नंबर है, काटा जा सकता है, तो 1/1 चेक ही करना पड़ेगा इसमें। 34 से अगर कट रहा है सर तो 2 से कटना चाहिए और 17 से कटना चाहिए, चेक कीजिए 17 का मल्टीपल है भाई ये, 17×5 85, 85, 127, 17 7 119, 119, 84 और 17 चौका 68, 17 से तो नहीं कट रहा, 17 से तो नहीं कट रहा। 35 से काटिएगा तो ये 5 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, 5 से तो कटता है, 7 से चेक कर लीजिए। 7 13 के 91, 67, 7 9 63, 43, 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 से कट जाता है भाई, 35 का मल्टीपल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा सर, अगला देखिएगा। 3 घंटियां 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, ठीक है। यदि वे 10 बजे एक साथ बजती है तो वे पुनः किस समय एक साथ बजेगी। तो जब एक साथ बजेगी तो वो जो नंबर होगा सर वो इनका LCM हो जाएगा, 12, 15 और 18। इनका जो LCM बनेगा सर, 12 और 15 तो 60 में एडजस्ट हो जाएंगे, 18 और लेते हैं तो 180 मिनट हो जाएगा, 180 मिनट्स हमारे पास में LCM बन जाएगा। 180 मिनट्स इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा भाई 3 घंटे बाद। तो अभी देखिए 10 बजे बजी थी, अब कितने बजे बजेंगी, 1 PM पे बजेंगी, 1 PM पे, 11 12 1 बजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है हमसे। रमेश ने दो अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25,000 और 25,000 का निवेश किया, 25,000 रुपए दो योजनाओं में लगाए भाई इसने, ठीक है।
पहली योजना में ब्याज दर 8% प्रतिवर्ष है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है, और दूसरी योजना में ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित हो जाए। दोनों योजनाओं में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, तो आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है, कितने का अंतर यहाँ पे बनने वाला है। तो देखिएगा दोनों में मिलने वाला ब्याज निकालते हैं। पहली योजना में 8% के हिसाब से ब्याज कितना मिलेगा भाई 2 साल में, 8 + 8 इंटू 8/100। दैट मीन्स यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा सर 16 और 64, तो 16.64% का ब्याज मिल जाएगा पहली योजना में। दूसरी योजना में 6% के हिसाब से अगर हम ब्याज लेते हैं तो हमें ब्याज मिलेगा 6 + 6 इंटू 6 कितना मिलेगा 100। दैट मीन्स 6 और 6 12.36% का ब्याज मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में हमें अंतर चाहिए, तो देखिएगा अंतर कितने का बनेगा भाई, 36 40 4 और 24 28 और 16 और 2 4, 4.28% का क्या बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा। हमें इस 4.28% की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, और किसका, तो जो मूलधन होगा उसी पे गणना होगी, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है। इसका मतलब 25,000 का 4.28%, 25,000 का हमें चाहिए सर 4.28%। चलिए इसको थोड़ा स्मार्टली हम इसको काटते हैं, तो 4 से काटा जा सकता है, 4 × 4 0 7, 4 से काटिएगा सर 25 बार, और 25 से हम इसको काट सकते हैं सर, तो 1 और 000, 2 0 तो एडजस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब 1070 का यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, डिफरेंस हमारे पास में बन जाएगा 1070 रुपए का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा बेहतरीन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियसली भी हमारे पास में देखा गया है। देखिएगा 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपए है। अगर हम पेन की कॉस्ट अगर मान लें भाई कि पेन की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, और जो हमारे पास में नोटबुक है इसकी कॉस्ट अगर हम ले लेते हैं सर y रुपीज़ है, तो देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है, 4 पेन और 5 नोटबुक, तो 4 पेन और 5 नोटबुक इनकी जो कीमत है सर वो 130 रुपीज़ है। आगे पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है, इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाती है भाई 125%, दैट मीन्स 1.25x। और नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है, मतलब 80% हो जाती है, तो 80% अगर हम लिखते हैं तो 0.8x हमारे पास में नोटबुक की कीमत हो जाती है। तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत, 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी भाई 1.25 का डबल, तो ये हो जाएगा 2.5x, और 4 नोटबुक तो ये हो जाएगा 3.2 और ये कीमत कितनी हो जाती है सर 82 रुपए हो जाती है, 82 रुपए हो जाती है। इसको सरल करते हैं, तो इस समीकरण को थोड़ा सा सरल करके 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा 25x प्लस हमारे पास हो जाएगा 32 और बराबर हमारे पास हो जाएगा दोस्त 820 रुपए। अब देखिएगा दोनों इक्वेशन को सिंपल करते हैं, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 25 है, तो पहली वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, दोनों को घटा देंगे। दोनों को घटाने पे देखिएगा क्या रिजल्ट बनेगा, 4 25 के 100, 25 चौका 100 खत्म, 25 पंचे 125 तो ये हो जाएगा, 32 चौका 128 ये हो जाएगा, तो 128 माइनस 125 आपके पास बचा रहेगा 3/, 8 चौका 3200, 13 और 25 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई 13 × 25 तो 150 और 75, ठीक है। चलिए 25 0 25 3 75 आपके पास हो जाएगा 5 7 25 और 7 3250, तो ये हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 80 ये बनेगा, और 4 8 3280 ये बनेगा। तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी सर 30 बन जाएगी। तो y का वैल्यू आपके पास सिंपली यहाँ से 10 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर 10 आ गया सर, 50 अगर आप यहाँ रखते हैं 5 दहम 50 80, तो x का वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगा, x का वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगा। x और y का दोनों का वैल्यू आपके पास आ गया। x और y अगर दोनों का वैल्यू आ गया तो आपसे क्या पूछा, एक पेन की कीमत x 20 रुपए, और 2 नोटबुक की कीमत तो y रुपए की है एक नोटबुक मतलब 10 की, तो 2 नोटबुक भी कितनी की होगी भाई 20 की। टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ जाएगी सर 40 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा सर।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की दो क्रमागत छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है? आपको ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है। तो देखिए, दो डिस्काउंट आपने दे रखा, 5 और 15 का। ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा सर? 5 + 15 -15 इंटू 5/100 ये होगा। इसका मतलब 20 माइनस 15 5 75 7.75। तो ओवरऑल डिस्काउंट आपके पास हो जाएगा 19.25% का। 19.25% का। तो आपको वैल्यू बतानी है इस 1200 रुपए के 19.25% की। 19.25% की। जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 25 के 300, तो 2 जीरो आ जाएंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 12 9 के 108 और 111, एक बचेगा, बचेगा 11। 12 और 11 आपके पास में हो जाएगा सर 231 रुपए टोटल। 231 रुपए का आपने क्या दे रखा है यहाँ पे? टोटल डिस्काउंट दे रखा है सर। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है भाई, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। हर साल क्या हो रही सर? 10% वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। हर साल वैल्यू 10% से डिक्रीज होते जा रही है। आगे बोला, वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा? वर्तमान मूल्य अगर 1 लाख रुपए है मेरे भाई, तो देखिए अगले साल क्या होगा भाई? 10% का लॉस हो जाएगा, मतलब 90% हो जाएगी वैल्यू। फिर अगले साल वापिस से 90% हो जाएगी। तो 20 से 20, 9 9 81 और 1000, तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 81,000 आपके पास में यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा भाई, एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने। 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। निकाल दीजिए भाई, वैसे ही निकाल सकते थे इसको। तो 5% के हिसाब से 2 साल में 10% मिल जाएगा, और 10% कितना हो जाएगा सर हमारे पास में? 500 रुपये हो जाएगा। 500 रुपीज़ का यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा आपसे क्या कहता है सवाल। 4/3, वापिस से उसी पैटर्न पे सिंप्लीफिकेशन है भाई हमारे पास। 4/3 और 4/3, ये तो पहले ही खत्म हो गया। 7 और 2 9, ऊपर चला जाएगा 7, नीचे आ जाएगा सर 9। 7/9, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या कहता है, 3 संख्याओं का औसत 49 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। तो 3 नंबर्स हम ले लेते हैं। अगर तीसरी संख्या हमारे पास में भाई x है, तो दूसरी संख्या इसकी डबल है, मतलब 2x हो गई। और दूसरी संख्या अगर 2x है, तो पहली संख्या 4x हो जाएगी भाई, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की डबल है। टोटल अगर हम निकालते हैं, 4 2 6 और 1 7x हमारे पास में हो जाएगा। और इस 7x का वैल्यू कितना दे रखा है सर हमारे पास में? देखिए एवरेज की बात करें तो 7x/3, इसकी वैल्यू 49 है। तो 7 से काटते हैं 7 बार, तो x का जो वैल्यू आएगा सर वो कितना आ जाएगा? 21 हमारे पास में आ जाएगा। हमसे क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या 4x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। x की वैल्यू 21 रखेंगे तो 21 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 84 हो जाएगा। 84 हमारे पास में हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये भी बढ़िया से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, दूसरा देखिएगा बढ़िया सा सवाल। शुद्ध घी का मूल्य 112 रुपए प्रति किलोग्राम है। जो शुद्ध घी है भाई, वो हमारे पास 112 रुपए प्रति किलोग्राम का है। कोई बेईमान दुकानदार इसे 56 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद, 56 रुपए वाला हमने एक वनस्पति घी मिला दिया भाई, डालडा मिला दिया हमने, मिश्रण को 91 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। तो 91 रुपए में जब वो बेच रहा है, तो उसको भाई 130% पैसा मिल रहा है। हमें क्या चाहिए होता है एलिगेशन में? वास्तविक मूल्य चाहिए होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो जाएगा सर यहाँ से गणना करने पे? 70 रुपए इसके पास में क्या पड़ रही है? लागत यहाँ पे पड़ जा रही है। तो हमसे पूछा है दोनों को किस अनुपात में मिश्रित किया गया होगा। तो 56 और 70, 70 माइनस 56 तो 14 हो जाएगा। और 70 और 112 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये हमारे पास में हो जाएगा सर 40 और 2 42। इस अनुपात में हमने मिश्रित किया होगा। दोनों 14 के मल्टीपल हैं, 14 एकम 14, 14 तिया 42 आपके पास हो जाएगा। 1:3 हमारे पास में हो जाएगा दोस्त। चलिए
ये भी बढ़िया सा सवाल। एक बेहतरीन और क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको देखते हैं, देखिएगा। 81 मीटर लंबी, 29 मीटर चौड़ी और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। तो जो दीवार बनेगी उसका जो आयतन होगा, उसका जो भाई 40% है वो किसने घेर लिया? रेत और सीमेंट ने। इसका मतलब बचा हुआ 60% हिस्सा किसका है सर? तो बचा हुआ 60% हिस्सा ईंट ने घेरा। हमें ईंटों की संख्या चाहिए। तो देखिए आयतन में अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ईंट का माप दे रखा है वो सेंटीमीटर में है, और जो दीवार की माप दे रखी है वो मीटर में है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए दीवार का कुल आयतन हम पहले लिखते हैं, तो 81 मीटर इसका मतलब 8100 सेंटीमीटर, 29 मीटर इसका मतलब 2900 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर इसका मतलब 80 सेंटीमीटर। ये हो गया दीवार का कुल आयतन। लेकिन कुल आयतन में ईंट नहीं है, 60% आयतन में ईंट है, 40% तो रेत और सीमेंट हो गई। इसका मतलब हमें इसका 60% और चाहिए है। ये हो गया हमारे पास ईंटों के द्वारा बनने वाला कुल आयतन। अब देखिए ईंट की संख्या बतानी है तो ईंट के साइज से डिवाइड कर दीजिए। ईंट का साइज कितना है सर? 72 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ईंट का आयतन है। चलिए अब बस इसको क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2, अब ज़्यादा नहीं है भाई, एक ही है, एक और कट गया। ठीक है, बस इतना ही हम यहाँ पे काट सकते हैं। अब 9 से काटते हैं इसको। 9 से ये कटेगा 8 बार, और इस 8 से तो ये 8 भी चला जाएगा, और 9 से ये कट जाएगा 9 9 के 81, 900 बार। 25 से हम इसको काट सकते हैं भाई, तो 9 चौक 36 बार ये कट जाएगा। 5 से हम इसको काट सकते हैं सर। 5 से देखिए इसको काटिएगा तो 25 25, और बचेगा आपके पास 40, 5 40। आपके पास बचा रहेगा सर 36 इंटू 58 इंटू हमारे पास बचा 6, 36 छिक्के 216 इंटू आपके पास हो जाएगा 58। इसको अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा टोटल कितना बनेगा भाई? 8 छिंग 48, यूनिट डिजिट 8 बनेगा, यूनिट डिजिट 8 बनेगा। एक ही ऑप्शन है 12,528 जिसमें यूनिट डिजिट 8 है। सो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 12,528 आपके पास में टोटल यहाँ पे ईंटें लगने वाली है। तो आई होप ये भी बढ़िया से क्लियर है भाई। चलिए बढ़ते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? हमारे पास में क्वेश्चन भी अभी कॉमनली बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखने को मिला है भाई। रेलवे हमारे पास हर एग्जाम में पूछ रही है, एसएससी ने भी पूछ रखा है पहले। पहला देखिएगा 19 बटे हमारे पास में 43 है पहला तो। दूसरा है हमारे पास 13/40। तीसरा हमारे पास में है 20/38। अगला हमारे पास में है 23/45। 23/45 ये हमारे पास में अनुपात है। अगर हम देखते हैं तो न्यूमरेटर सभी में क्या है भाई? हमारे पास में छोटा है, डिनोमिनेटर सभी का बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ इसको काट सकते हैं। जब हम नीचे की तरफ काटते हैं, हर को हम काटते हैं, तो जिसका हर हमारे पास सबसे छोटा आएगा वो संख्या सबसे बड़ी आ जाएगी, जिसका हर छोटा आएगा वो सबसे बड़ी आ जाएगी। देखिए 19 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये तो 2 बार तो कटेगा ही कटेगा, 2 दशमलव कुछ में आएगा। 13 से अगर हम काटते हैं तो ये तो 3 बार कट गया भाई, 3 दशमलव में आ जाएगा। 20 से अगर हम इसको काटते हैं तो पहले 2 से ही काट दो, 10/19। तो 10 से अगर काटोगे तो सीधे सीधे ये कितना बनेगा? 1.9 बार में आके तो ये खत्म ही हो जाएगा, सीधे सीधे 1.9 में कट जाएगा। नीचे की तरफ हम काट रहे हैं, ऊपर सभी में 1 है, ऊपर सभी में 1 है। चाहे तो हम एक बार लिख देते हैं भाई यहाँ पे ना, हम इसको कुछ ऐसे काट रहे हैं। 1/19 से मैंने काटा इसको 43/19, तो 19 दूनी 2 पॉइंट समथिंग ये आएगा। 1 ये हमारे पास में 3 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग। इसको मैंने काटा भाई तो ये तो सीधे सीधे 1.9 पे आके खत्म हो गया। अब इसको काटते हैं, देखिएगा 1/23 से काटिएगा। 23 से अगर हम काटते हैं, 23 एक कम 23, और अगर 23 हम इसमें से कम करते हैं 220, तो 23 से ये 9 बार भी कट जाएगा, 9 बार भी कट जाएगा, और इसके बाद ये और आगे तक बढ़ेगा। इसके बाद में खत्म नहीं हो रहा है, ये लगभग 5 बार और कट जाएगा। तो अब देखिएगा कंपैरिजन करना है हमें यहाँ पे। तो अब इसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा अनुपात आपको बताना है। तो जिसका आधार सबसे छोटा आया होगा
देखिएगा इन दोनों में, देखिएगा ये सबसे छोटा है भाई 1.9, क्योंकि 1.95 थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो भिन्न है इसका हर जो है सबसे छोटा बन रहा है, इसका मतलब ये जो भिन्न है 20/39 है, 38 है, 38 है भाई, 38 है ना, तभी तो 19 बार कटा 38। ये क्या है सर, सबसे बड़ी हो जाएगी। और अगर सबसे छोटी भिन्न पूछता तो जिसका आधार सबसे बड़ा बना 3 वाला, ये सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। तो ये था दोस्त हमारे पास में एक पहली शिफ्ट का पेपर जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया था, ग्रेजुएशन लेवल का। मैं उम्मीद करता हूँ इसके सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आ चुके होंगे, सारे क्वेश्चंस की आपने बढ़िया से प्रैक्टिस कर ली है, और अब आप इसी तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में आते हुए देखने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास बढ़िया है भाई लगी, तो आप बिल्कुल अपने सुझाव जो भी हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। तो मिलते हैं एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।